1.25 है। डाई हाइड्रोजन एंड डाई हाइड्रोजन रिएक्ट विद ईच टू प्रोड्यूस अमोनिया अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। इस केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग अमोनिया फॉर्म हो रहा है जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट हो रहा है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड इफ उसने आपको ग्राम दिए हुए हैं 2000 ग्राम और 1000 ग्राम हाइड्रोजन दिया हुआ है, नाइट्रोजन 2000 ग्राम, और हमें बताना है कि इससे इस कितने ग्राम से कितने ग्राम अमोनिया बने। सेकेंड क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यदि रिएक्टेंट का कोई अमाउंट बच जाता है तो हमें वो बताना है, और थर्ड बोल रहा है कि उसका अमाउंट यदि बचता है तो उसका अमाउंट कितना होगा ये हमें बताना है। देखिए जैसे ये इसमें नाइट्रोजन है तो पहले तो हम इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसकी स्टोइकियोमेट्री से समझते हैं कि ये कितना कितना रिएक्ट हो रहा है और अमोनिया फॉर्म हो रहा है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो ये 1 मोल N2 रिएक्ट होता है 3 मोल H2 के साथ और 2 मोल NH3 बनाता है। तो हमें ये क्वांटिटी यहाँ पर हमें नंबर ऑफ मोल्स के अकॉर्डिंग इसका रिएक्शन देखा, हमें यहाँ क्वांटिटी ग्राम में दी है। N2 कितना दिया हुआ है 2 ग्राम 2.00, सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग दिया तो हम वैसे ही ले लेंगे 2.00 इंटू 10 टू द पावर 3 ग्राम, और हाइड्रोजन हमें कितना दिया हुआ 1.00 इंटू 10 टू द पावर 3 ग्राम इतना दिया हुआ है। अब हमसे पूछा है कि अमोनिया कितना बनेगा बताओ। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि हम ये जो हमारे ग्राम है इसको हम नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स में कैसे कन्वर्ट होंगे, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मास हमें कितना दिया हुआ है 2.00 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय मोलर मास इसका कितना होगा N2 का 28। यहाँ पर हम देखेंगे हाइड्रोजन का 1.00 इसके मास से इसके मोलर मास को डिवाइड करेंगे, मोलर मास इसका कितना होता है 2, तो यहाँ पर हमारे निकल आएंगे 500 मोल किसके होंगे H2 के, और यहाँ पर हमारे N2 के मोल कितने निकल आएंगे 71.4 मोल। इतने मोल किसके होंगे, ये मोल होंगे N2 के और ये होंगे H2। तो मैं इसको क्लीन करके यहाँ पर मैं लिख देती हूँ क्वांटिटी 71.4 मोल है N2 के और H2 के कितने मोल है 500 मोल है H2। तो आप देखिए कि यदि इसका 1 मोल इसके 3 मोल के साथ रिएक्ट होता है तो इसका 71.4 मोल इसके कितने मोल के साथ रिएक्ट होगा। हम इसको यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं और इसको मोल मोल एनालिसिस से भी कर सकते हैं। तो शॉर्ट में मैं मोल मोल एनालिसिस से निकालती हूँ कि इसके इतने मोल के साथ इसके कितने मोल रिएक्ट करेंगे। तो मोल मोल एनालिसिस से मैं करती हूँ number of moles divided by stoichiometry is equals to number of moles divided by stoichiometry। यहाँ पर हम किसके number of moles लेंगे N2 के और यहाँ पर लेंगे हम H2 के। यहाँ पर stoichiometry H2 की होगी, यहाँ N2 की stoichiometry। तो number of moles इसके कितने हैं 71.4 डिवाइडेड बाय stoichiometry इसकी कितनी दी हुई है 1। नंबर ऑफ मोल्स H2 के हमें निकालने हैं कि 71.4 के साथ इसके कितने नंबर ऑफ मोल्स रिएक्ट करेंगे। तो NH2 ये तो हमारा गिवन अमाउंट है, गिवन अमाउंट के अकॉर्डिंग हमारे 500 मोल है, लेकिन हमें ये देखना है कि कितने मोल के साथ क्या ये पूरा कंज्यूम हो रहा है या इसमें से कुछ बच रहा है। तो डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्री इसकी कितनी दी हुई है 3। अब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स किसके आ जाएंगे H2 के 71.4 इंटू 3, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 निकल आए 214.2। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 रिएक्ट करेंगे किसके साथ 71.4 मोल N2 के साथ। तो अभी हमारे पास तो कितने मोल है, हमें तो सिर्फ इतने चाहिए, इतने मोल के साथ रिएक्ट करने के लिए हाइड्रोजन के कितने मोल चाहिए इतने, लेकिन हमारे पास है कितने 500। मतलब कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट जो है LR जो है लिमिटिंग रिएजेंट कि जैसे कौन वर्क करेगा N2 लिमिटिंग रिएजेंट के जैसे वर्क करेगा और ये पूरा कंज्यूम्ड हो जाएगा, मतलब कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाएगा N2। और H2 जो है एक्सेस रिएजेंट हमारा क्या होगा, एक्सेस रिएजेंट हमारा H2 जो कि रिमेनिंग रिएजेंट होगा, ये बच जाएगा। तो ये कितना बचेगा देखिए, टोटल हमारे पास अब हम देखते हैं टोटल H2 के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं
500 मोल है, ठीक है। तो इसमें से यदि हम माइनस कर दें, इसको माइनस कर दें, जो हमारा कंज्यूम्ड हो गया है नंबर ऑफ मोल्स, कितने मोल्स कंज्यूम्ड हो गए हैं, कंज्यूम नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, रिमेनिंग नंबर ऑफ मोल्स। तो देखिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन के 500 थे, इसमें से कंज्यूम्ड कितने हो गए, 214.2। तो रिमेनिंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 ये हमारे निकल आएंगे, तो कितने निकल आएंगे, 285.8 मोल। ये H2 के हमारे पास क्या होंगे, रिमेनिंग नंबर ऑफ मोल्स। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हम निकाल सकते हैं रिमेनिंग नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स है तो हम मास भी निकाल सकते हैं कि कितना अनरिएक्टेड अमाउंट हाइड्रोजन का बच गया होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू यदि हम मोलर मास करें तो क्या आ जाता है, हमारे पास मास आ जाता है। तो नंबर ऑफ मोल्स इसके हैं 285.8 इंटू मोलर मास इसका कितना होता है हाइड्रोजन का 2। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का मास निकल आएगा, मैं यहाँ पर ऊपर लिखती हूँ इस तरफ 571.6 ग्राम मास ऑफ H2 अनरिएक्टेड, ये हमारे पास बच जाए, ठीक है। दूसरा हमसे क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था कि यदि हम इतनी क्वांटिटी लेते हैं तो हमारे पास कितना अमोनिया बनेगा। देखिए हमेशा डिपेंड करता है लिमिटिंग रिएजेंट की क्वांटिटी पर कि आपका प्रोडक्ट कितना बनेगा, ठीक है। तो हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पर क्या है, N2, मतलब 71.4 मोल पर डिपेंड करेगा कि अमोनिया कितना बनेगा, इस 500 मोल पर डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि उसका तो इतना अमाउंट अनरिएक्टेड ही बच गया। LR की क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। तो हम इसी LR के अकॉर्डिंग हम निकालते हैं कि नंबर ऑफ मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड तो इसको भी हम मोल मोल एनालिसिस से कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 divided by stoichiometry is equals to number of moles of ammonia divided by stoichiometry of ammonia. नंबर ऑफ मोल्स N2 के कितने दिए हुए हैं, मैं इसको यहाँ पर करती हूँ। नंबर ऑफ मोल्स N2 के है 71.4, उसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी है 1। नंबर ऑफ मोल्स अमोनिया के हमें निकालने हैं कि इस क्वांटिटी से कितने बने, डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्री अमोनिया की कितनी दी हुई है 2। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो अमोनिया का अमाउंट आ जाएगा 71.4 इंटू 2 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3। कैलकुलेट हो जाएगा 142.8 मोल ऑफ NH3। अब हमें लेकिन इसके नंबर ऑफ मोल्स नहीं बताने, आंसर में क्या बताना है, इसका अमाउंट। तो इसका अमाउंट निकालने के लिए हम इसको निकाल सकते हैं, मैं यहां से मैं ऊपर सॉल्व कर रही हूँ। द नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास ऑफ NH3। तो नंबर ऑफ मोल्स NH3 के कितने बने हैं 142.8, इसका मोलर मास कितना होता है, अमोनिया का होता है 17, नाइट्रोजन का होता है 14 और 3 हो जाएगा किसका, हाइड्रोजन का। तो टोटल हो गया 17। तो यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा 2427.6 ग्राम अमोनिया विल बी प्रोड्यूस्ड। तो ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया, हमने निकाल लिए कि कितने कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, कितना अमाउंट रिएक्ट हो रहा है और प्रोडक्ट कितना बन रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, हाउ आर 0.50 मोल Na2CO3 एंड 0.50 m Na2CO3 आर डिफरेंट। सोडियम कार्बोनेट के लिए हमें यहाँ पर एक क्वांटिटी दी है, उसके बाद मोल लिखा हुआ है, यहाँ एक क्वांटिटी दी है, उसके बाद कैपिटल M दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए यदि मोल लिखा हुआ है तो मोल का मतलब क्या है कि ये सीधे सीधे किसको बताता है, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस को बताता है। और यदि M लिखा हुआ है, M मोलेरिटी है और मोलेरिटी क्या है, एक कंसंट्रेशन टर्म है।
इसका मतलब क्या है कि 0.50 मोल जो लिखा हुआ ये इसकी क्वांटिटी को बता रहा है। कैसे ये मोल लिखा हुआ है, तो मोल इंटू मोलर मास इज इक्वल्स टू हो जाएगा मास, तो मतलब 0.50 मोल और मोलर मास Na2CO3 का होता है 106, तो इसका मास आ गया 53 ग्राम। हमें इससे क्या पता चल रहा है कि ये कितना है 53 ग्राम, या फिर हम मोल से और हमें क्या पता चल सकता है, मोल से हमें इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता चल सकते हैं कि 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, तो 0.50 मोल्स में कितने होंगे। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी निकलते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 0.50 कैपिटल एम, इसका मतलब ये है कि 0.50 number of moles present in 1 liter of solution. पर लीटर में हमें ये नहीं पता, हम एग्जैक्ट ये नहीं बोल सकते कि वो सॉल्यूशन 1 लीटर का ही है, लेकिन 1 लीटर के अकॉर्डिंग कितने प्रेजेंट है, 0.50 नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये बताता है, इस क्वांटिटी को बताता है। 0.50 एम मोलरिटी, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 26. If 10 volume of dihydrogen gas react with 5 volume of dioxygen gas, how many volume of water vapor would be produced? देखिए इसकी इक्वेशन लिखते हैं पहले, डाइहाइड्रोजन और डाइऑक्सीजन के लिए बोला है H2 react with O2 to form H2O। इस इक्वेशन को सबसे पहले हम बैलेंस करें, तो बैलेंस करने पर ये हो जाएगा यहाँ पर 2 और ये 2। ठीक है, तो ऑक्सीजन अभी बैलेंस है, हाइड्रोजन भी बैलेंस। अब इस इक्वेशन में देखिए इसके कितने नंबर ऑफ मोल्स है, इसके नंबर ऑफ मोल्स है 2 मोल है, ये रिएक्ट कर रहे हैं इसके 1 मोल के साथ और ये बना रहे हैं यहाँ पर 2 मोल। तो एक लॉ है, एवोगैड्रो लॉ जिसको बोलते हैं, उसमें बताया हुआ है कि वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके नंबर ऑफ मोल्स के। ठीक है, कि सेम यदि कंडीशन सेम रखी जाए, सेम टेम्परेचर प्रेशर पर जो इक्वल नंबर में वॉल्यूम होते हैं उसमें इक्वल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होते हैं। किसने बताया था, एवोगैड्रो ने बताया था। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो यदि यहाँ पर 2 मोल है तो हम क्या कंसीडर करेंगे कि यहाँ पर इसका कितना वॉल्यूम है, 2 वॉल्यूम है, और यहाँ पर इसका कितना वॉल्यूम इसके साथ रिएक्ट हो रहा है, 1 वॉल्यूम, और H2O कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 2 वॉल्यूम। अब हमें कितने वॉल्यूम के लिए पूछा है, 10 वॉल्यूम डाइहाइड्रोजन। तो यदि ये 10 वॉल्यूम होगा, इसका 2 इसके 1 के साथ रिएक्ट करता है, तो इसका 4 इसके 2 के साथ रिएक्ट करेगा। तो हमें क्या बोला है कि 10 वॉल्यूम ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद 5 वॉल्यूम, ये इसका 10 वॉल्यूम इसके कितने वॉल्यूम के साथ रिएक्ट करेगा, इसके 5 वॉल्यूम के साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो हमसे पूछा है कि कितना वाटर वेपर प्रोड्यूस होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि 2 यदि 1 के 2 वॉल्यूम के साथ 1 वॉल्यूम रिएक्ट होता है, तो 10 के साथ 5 वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पूरा रिएक्ट कर जाएगा। तो वाटर वेपर कितना बनेगा ये पूछा है। देखिए हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट पर ही डिपेंड करता है कि कितना बनेगा। यहाँ से इसकी स्टोइकियोमेट्री से समझिए, इसके 2 वॉल्यूम से इसका कितना बन रहा है, 2 वॉल्यूम बन रहा है। तो इसके 10 वॉल्यूम से इसका कितना बनेगा, इसका भी 10 वॉल्यूम बनेगा। या आप देखिए कि इसके 1 वॉल्यूम से इसके कितने बन रहे हैं, 2 वॉल्यूम, तो इसके 5 वॉल्यूम से इसके कितने बनेंगे, 10 वॉल्यूम बनेंगे। 10 वॉल्यूम वाटर वेपर would be produced Next question 27. Convert the following into its basic unit. इसे हमें इसकी बेसिक यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो यदि ये पाइकोमीटर है तो हम इसको मीटर में ले जाते हैं। तो देखिए 1 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू कितना होता है, 10⁻⁻12 मीटर। तो 28.7
पिकोमीटर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 28.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर। और इसको और ज्यादा साइंटिफिक नोटेशन में आप कन्वर्ट करेंगे तो 2.87 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 मीटर होगा। सेकेंड क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें बोला है कि 1 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू होता है 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर। तो 15.50 पिकोमीटर बराबर कितने मीटर हो जाएगा 15.50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर। इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1.515 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 मीटर। ये इसके बाद थर्ड है, इसमें हमें बोला है कि जो 23,565 मिलीग्राम जो है इसको इसकी बेसिक यूनिट में कन्वर्ट करें। इसको बेसिक यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 1000 ग्राम इज इक्वल्स टू होता है 1 किलोग्राम। तो 1 ग्राम बराबर क्या होता है 10 टू द पावर माइनस 3। अब 1000 मिलीग्राम इज इक्वल्स टू होता है 1 ग्राम। तो 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम होंगे 10 टू द पावर माइनस 3 ग्राम। तो हमारे पास 1 मिलीग्राम कितना आ गया 10 टू द पावर माइनस 3 ग्राम। अब 1 ग्राम की जो वैल्यू है, सॉरी मैंने यहाँ ग्राम लिखा है केजी है, तो ये जो ग्राम है इस ग्राम की जगह यदि मुझे इस केजी को पुट करना है, इस ग्राम, ये देखिए ये 1 ग्राम के इक्वल ही तो है ना, तो इस 1 ग्राम की जगह मैं ये वैल्यू को पुट कर दूंगी तो मेरे पास 1 मिलीग्राम इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 3। जी की जगह मैंने पुट किया 10 टू द पावर माइनस 3 केजी। तो 1 मिलीग्राम इज इक्वल्स टू कितना आ गया 10 टू द पावर माइनस 6 केजी। यहां सॉल्व करती हूँ इसको मैं। 1 मिलीग्राम इज इक्वल्स टू होता है 10 टू द पावर माइनस 6 केजी। तो हमें पूछा है 23,565 मिलीग्राम कितने केजी के इक्वल होगा। तो ये हम कैलकुलेट कर लेंगे 10 टू द पावर माइनस 6, इसको साइंटिफिक नोटेशन में ले जाएंगे तो 2.3565 इंटू 10 टू द पावर 4 10 टू द पावर माइनस 6। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 2.3565 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 केजी। मिलीग्राम्स की बेसिक यूनिट केजी में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं 28, क्वेश्चन नंबर 28। इसमें हमसे बोला है which one of the following will have largest number of atom। ये हमें क्वांटिटी दी हुई है और इस क्वांटिटी के अकॉर्डिंग पूछा है कि किसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो ग्राम दिया हुआ है तो ग्राम से हम इसको किसमें कन्वर्ट कर लेंगे नंबर ऑफ मोल्स में। तो नंबर ऑफ मोल्स से हमें क्या पता चल जाएंगे उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि हमें पता है कि 1 मोल इज इक्वल्स टू कितना होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। मतलब मोल इसको भी बताता है, क्वांटिटी को भी बताता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को। तो इस मास को हम मोल में कन्वर्ट कर 1 ग्राम को कन्वर्ट करना है मोल में। मास कितना दिया हुआ है 1 ग्राम। मोलर मास इसका कितना हो जाएगा एयू का होता है 197। ठीक है, इसके एक मॉलिक्यूल इसके एक एटम का मास कितना होता है 197 ग्राम। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स आएंगे 0.0050। ये इतने नंबर ऑफ मोल्स इसमें आ जाएंगे। ठीक है, अब यदि वैसे तो देखिए आप मोल के अकॉर्डिंग ही पता कर लेंगे, जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे उसमें मोर नंबर ऑफ मोल्स देन मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स। बट यदि आपको पूरा ही सॉल्व करना है तो फिर आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि 1 मोल इज इक्वल्स टू होता है Na means 6.022 into 10 to the power 23 एवोगैड्रो नंबर। तो 0.0050 मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो एग्जैक्ट पार्टिकल निकल आए। या आपको तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ पार्टिकल डिटेक्ट करना है तो आप मोल से भी डिटेक्ट कर सकते हैं। इसको आप इंटू कर लेंगे तो निकल के आ जाएंगे। अब 1 ग्राम Na की नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालने हैं
तो इसका मास दिया हुआ है 1, मोलर मास होता है 23, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स होंगे 0.043 मोल्स आ गए। इसको भी आप वैसे ही नंबर ऑफ इसके एटम्स आपको देखने हैं, तो आप कैसे निकाल सकते हैं 0.043 इंटू एवोगैड्रो नंबर, इसे कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद 1 ग्राम लिथियम के लिए इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। लिथियम का मास होता है 7, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स है 0.142 मोल्स। इसको भी इसके भी नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, तो इसको आप एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर आपके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। 1 ग्राम Cl2 के नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो मास इसका दिया हुआ 1 ग्राम, मोलर मास Cl2 का हो जाएगा 71, Cl का होता है 35.5, तो Cl2 मॉलिक्यूल है इसलिए 71, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स होंगे 0.014 मोल। इसके भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं, तो इसको हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन में आपको बताना है कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स किसमें होंगे, तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ मोल्स आपको किसमें दिख रहे हैं, इसमें दिख रहे हैं, लिथियम में दिख रहे हैं। मतलब कि जब आप इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर से, सबसे ज्यादा पार्टिकल भी किसके आएंगे, एटम्स भी किसके आएंगे, लिथियम। तो आंसर क्या होगा, लिथियम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। हमें निकालना है मोलरिटी, किसकी मोलरिटी को, मोलरिटी ऑफ एथेनॉल in water in which the mole fraction of ethanol is 0.040. Assume the density of water to be 1 gram per ml. इतना हमको assume करना है, ठीक है। अब हमें मोलरिटी निकालनी है, हमें दिया हुआ है मोल फ्रैक्शन किसका, एथेनॉल का, वो कितना दिया हुआ है 0.040। मतलब कि मोल फ्रैक्शन को यदि हम x से डिनोट करें, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2। तो यहाँ पर हमें इस x की वैल्यू दी हुई है 0.040, जबकि हमें निकालना क्या है, मोलरिटी को हमें निकालना है। तो मोलरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट हमारे पास क्या है, एथेनॉल, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथेनॉल प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम इन लीटर। तो हमें यदि हमें मोलरिटी फाइंड आउट करनी है, तो पहले हमें किसके मोल पता होने चाहिए, एथेनॉल, और हमें दिया हुआ है मोल फ्रैक्शन हमें दिया हुआ, तो हमें क्या निकालना है, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथेनॉल कैलकुलेट करना है। तो यदि हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हम इसको तभी कैलकुलेट कर सकते हैं हमें जबकि हमें इस वाटर की वैल्यू पता हो, तभी हम निकाल सकते हैं। इस वाटर के नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू पता होगी तभी हम इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल सबसे पहले हम किसके निकालेंगे, वाटर के निकालेंगे। वो कैसे निकलेगा, देखिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास जो वाटर है वो कितना है, 1 लीटर। लेट अस एज्यूम we have 1 liter of water। किसके लिए हम एज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास क्या आ जाए, नंबर ऑफ मोल्स आ जाए। तो अभी हमने ले लिया अमाउंट कितना, 1 लीटर, मीन्स 1000 ml हमारे पास क्या है, अभी वाटर है, वॉल्यूम किसका, वाटर का। वाटर की डेंसिटी कितनी दी हुई है, पर ग्राम, 1 ग्राम पर ml, ये हमें डेंसिटी दी है। तो क्या हम इसका मास निकाल सकते हैं, देखिए डेंसिटी इज इक्वल्स टू होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो मास निकालने के लिए डेंसिटी इंटू वॉल्यूम यदि हम कर दें तो क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। अब देखिए डेंसिटी इसकी 1 ग्राम पर ml दी हुई है, और हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 1000 ml वॉल्यूम। तो मास ऑफ H2O कितना आ जाएगा,
1000 ग्राम मास ऑफ H2O आ गया। अब हमारे पास मास है तो क्या हम इसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो NH2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो इसका मास कितना निकल के आया? 1000 ग्राम। और वाटर का मोलर मास कितना होता है? 80। तो नंबर ऑफ मोल्स इसके कितने कैलकुलेट हो जाएंगे? 55.55। 55.55 ये क्या कैलकुलेट हो गया? वाटर के नंबर ऑफ मोल्स। अब हम इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में यहाँ पर पुट करते हैं। तो मैंने पुट किया 0.040 इज इक्वल्स टू N C2H5 हुआ है, तो हमें निकालने हैं N एथेनॉल, ये कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ मोल्स वाटर के कितने हैं? 55.55। तो यदि मैं इसको N सपोज कर लेती हूँ और इसको भी मैंने N सपोज किया तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.040 N प्लस 2.222 इज इक्वल्स हो जाएगा N। तो इस N की वैल्यू निकाल लेंगे हम N माइनस 0.040 N 2.222 इज इक्वल्स हो जाएगा 0.96 N। तो 2.222 से 96 को हम जब डिवाइड करेंगे तो N की वैल्यू आ जाएगी 0.96 से हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल आ जाएंगे। मैं इसको यहाँ लिखती हूँ 2.314। अब ये हमारे पास किसके नंबर ऑफ मोल्स है? इथेनॉल के नंबर ऑफ मोल्स है। और यही इसकी क्या होगी? मोलरिटी भी होगी। क्यों? क्योंकि हमने वाटर को कितना एज्यूम किया था पहले? 1 लीटर। और मोलरिटी क्या होती है? मोलरिटी का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल मतलब कितने हैं? 2.314 मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो हमने कितना लिया हुआ? 1 लीटर लिया हुआ। तो यही इसकी क्या कैलकुलेट हो जाएगी? यही इसकी मोलरिटी होगी। तो मोलरिटी आंसर हमारा क्या जाएगा? 2.314 मोल पर लीटर। क्वेश्चन नंबर 30 है व्हाट विल बी द मास ऑफ 1 C12 एटम इन ग्राम। मतलब इसमें 1 कार्बन एटम का हमसे क्या पूछा है कि इसमें कितने ग्राम होते हैं। देखिए 1 मोल कार्बन एटम जो होता है उसका मास कितना होता है? 12 ग्राम होता है। मतलब कि 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ कार्बन एटम। इसका मास कितना होता है? 12 ग्राम। इस लाइन का मतलब यही है। तो हमसे क्या पूछा है कि हमसे इतने सारे पार्टिकल के लिए नहीं पूछा है, किसके लिए पूछा है? 1 कार्बन एटम कंटेन 1 कार्बन एटम में कितना मास होगा? 12 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो ये कैलकुलेट करेंगे हम, आंसर आएगा 1.99 इंटू 10 टू द पावर -23। ये किसका मास होगा? मास ऑफ 1 कार्बन एटम। किस आइसोटोप के लिए? C12 वाले आइसोटोप का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर should be present in the answer of the following calculation। या आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं तो वो सिर्फ इतना पूछ रहा है कि आंसर में कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट प्रेजेंट होंगे। तो देखिए इसको पूरा कैलकुलेशन करने की आपको जरूरत नहीं है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के फॉर्म में है ये वाला कैलकुलेशन। तो दोनों पर एक ही रूल अप्लाई होता है सिग्निफिकेंट फिगर का। वो रूल क्या है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जितने होते हैं वो देख लेना है आपको। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने दिए हुए हैं? 4, इसमें 5, इसमें कितने हैं? 3 और इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 4। तो आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर जिस डिजिट में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, इन सब में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसमें? इसमें कितने हैं? 3। तो आंसर में भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। मतलब इसका आप कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर में आपको कितने डिजिट तक कितने सिग्निफिकेंट
सिग्निफिकेंट डिजिट लिखने हैं, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक आंसर लिखना है। तो आंसर में सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए 3। ठीक है, अब इसके बाद मल्टीप्लीकेशन के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 5 दिया हुआ है, तो 5 क्या है, एक एग्जैक्ट नंबर है। सेम रूल लगेगा, वही जो ऊपर लगा वही नीचे भी लगेगा। तो 5 एक एग्जैक्ट नंबर है, और एग्जैक्ट नंबर में जो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। तो मतलब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, इनफाइनाइट। इस वाली डिजिट में देखिए सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 4। तो हमें आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर उतने होने चाहिए जितने की सबसे, जिस डिजिट में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर हो। तो इसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है 4, इसमें तो इनफाइनाइट है, तो आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसके बाद नेक्स्ट ये देखिए कि यहाँ पर एडिशन और सब्सट्रैक्शन का रूल अलग है। एडिशन और सब्सट्रैक्शन के रूल में डेसिमल के बाद कितने डिजिट है ये आपको देखने होते हैं। तो इसमें कितने डिजिट है, 4, इसमें कितने डिजिट है, 4, इसमें भी 4 डिजिट। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है उसमें जिसमें सबसे कम डिजिट प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें तो देखिए इक्वल नंबर में किसी में कम है ही नहीं। तो सपोज जैसे यहाँ पर यदि 2 होते, यहाँ पर डेसिमल के बाद जैसे ये 1.5 नहीं लिखा, सिर्फ लिखा होता 0.2, तो हमारा जो आंसर आता उस आंसर में आप डेसिमल के बाद जिसमें सबसे कम डिजिट है और जितनी डिजिट है सबसे कम इसमें है और कितनी है 2, तो आपके आंसर में भी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी, 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। लेकिन अभी हमारे पास यहाँ पर इसमें भी 4 है, तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, इनको प्लस कर लेंगे, तो प्लस करने पर आंसर आता है हमारा 8204। तो इसमें भी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए, 4। तो मतलब आंसर हमारा यही होगा 8204। इस 0 को भी हम ले लेंगे, क्यों, क्योंकि ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में है, तो ये 0 भी सिग्निफिकेंट हो जाए। तो हमारे आंसर में भी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो गई, 4। क्वेश्चन नंबर 1.32 है, यूज द डेटा गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। एक टेबल दिया हुआ है, उससे हमको कैलकुलेट करना है एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑर्गन। तो देखिए ये ऑर्गन ज्यादातर जो एलिमेंट है वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं, वो आइसोटोप्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, और यदि उनकी एविडेंस ज्यादा होती है, ठीक है, यदि बहुत ही कम है तब तो हम उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, लेकिन यदि उनकी कुछ एविडेंस है, जैसे यहाँ पर है 337% है, यहाँ पर 0.063% है, तब हम क्या करते हैं, उस कंडीशन में हम इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि किसी सैंपल में आप, जैसे आपके पास कोई गैस रखी हुई है और इस ऑर्गन की, और आपने यदि इसको बोल दिया 99.600% के अकॉर्डिंग कि ये कितनी है 40 ग्राम पर मोल, तो वो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ ऑर्गन जो होंगे वो इस आइसोटोप के होंगे, कुछ ऑर्गन जो होंगे वो इस आइसोटोप के होंगे। तो तब उस कंडीशन में हम क्या निकालते हैं, एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास हम कैसे निकालते हैं, एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए जो फर्स्ट आइसोटोप है, जैसे ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, तो जो फर्स्ट आइसोटोप है, फर्स्ट आइसोटोप का जो मोलर मास है, ठीक है, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे उसकी एविडेंस से, प्लस सेकंड आइसोटोप जो है उसके मोलर मास को आप मल्टीप्लाई करेंगे उसकी एविडेंस से, फिर क्या करेंगे, आप प्लस करेंगे जो थर्ड नंबर का आपका आइसोटोप्स है, इसके मोलर मास को आप मल्टीप्लाई करेंगे क्या, इसकी एविडेंस से, और इन सबको डिवाइड कर देंगे आप किससे, 100 से, क्योंकि यहाँ पास 100% में दिया हुआ है, इसलिए 100 से आप डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर यदि हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करें तो हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑर्गन क्या निकल कर आएगा, फर्स्ट आइसोटोप के मोलर मास को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू 0.337 प्लस जो हमारा सेकेंड आइसोटोप है 37.96272 इनटू 0.063 प्लस थर्ड वाला जो हमारा 96.9624, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके एविडेंस से डिवाइडेड बाय 100, तो हमारे पास एवरेज
एटॉमिक मास ऑफ ऑर्गन आ जाएगा 39.948 ग्राम पर मोल। ये एवरेज एटॉमिक, तो अप्रोक्स हम इसको हम कितना ले लेते हैं, इसको हम 40 लेकर चलते हैं। जो ऑर्गन है ना, ऑर्गन का एवरेज एटॉमिक मास हम इसलिए कितना लेकर चलते हैं, 40 लेकर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट में हमसे बोला 52 मोल ऑफ ऑर्गन के लिए बताइए। तो 1 मोल ऑर्गन जो होता है इसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो 52 मोल ऑर्गन में कितने होंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको एवोगैड्रो नंबर से। 52 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, 313.144 इंटू 10 टू द पावर 23। तो इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो 3.13144 इंटू 10 टू द पावर 25। इतने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे 52 मोल ऑर्गन में। अब सेकेंड है 52 यू ऑफ हीलियम। देखिए यू और जी में डिफरेंस होता है, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास एंड मोलर मास। जिस लेक्चर में हमने पढ़ा था वहां मैंने बताया था कि यू और जी में क्या डिफरेंस होता है। जब भी आप मोलर मास लिखेंगे तो वहां उसके बाद आप क्या लिखेंगे, जी। जैसे यदि मैंने यहाँ पर लिखा कि ऑर्गन मोलर मास, तो इसको मैं क्या लिखूंगी, 40 जी। बट यदि मैंने 40 AR को मैंने लिख दिया, यदि 40 U, तो इसका मतलब ये है कि मैं 1 एटम ऑफ ऑर्गन का वेट बता रही हूं। और इसका मतलब क्या है कि मैं 1 मोल ऑर्गन का वेट बता रही हूं। ये मतलब होता है कि जी लिखा हुआ हो तो उसका मतलब क्या होता है, 1 मोल के लिए, और यू लिखा हुआ होता है उसका मतलब क्या होता है, 1 एटम के लिए। तो अभी यहाँ पर क्या लिखा है, 52 यू, मतलब ये 1 एटम हीलियम के लिए बता रहा है ना। तो 1 एटम हीलियम का जो मास होता है वो कितना होता है, 4U होता है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4U ऑफ हीलियम इज इक्वल टू कितना होता है, 1 एटम। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 52U में कितने हीलियम एटम होंगे, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 52 डिवाइडेड बाय 4, कट हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 13 एटम्स। 13 नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हीलियम इसके प्रेजेंट होंगे। हीलियम के कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे इसमें, 30। इसके बाद है थर्ड पॉइंट, 52 ग्राम ऑफ हीलियम। अब ये ग्राम दिया हुआ है, मतलब ये मोल के अकॉर्डिंग बता रहा है। तो 1 मोल हीलियम जो होता है इसमें कितने ग्राम प्रेजेंट होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं 4 ग्राम। 1 मोल का मतलब क्या हो गया, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स हीलियम के जो है उसका ग्राम कितना है, मास कितना उसका, 4 ग्राम है। तो वो बोल रहा है कि 52 ग्राम के लिए, मैंने इसको उल्टा लिखना पड़ेगा, जो 4 ग्राम है उसमें कितने नंबर ऑफ हीलियम पार्टिकल प्रेजेंट है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है 4 ग्राम। तो वो पूछ रहा है कि 52 ग्राम हीलियम एटम में कितने प्रेजेंट होंगे, तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 52। तो इससे ये कट हो जाएगा 13 टाइम्स। आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022 इंटू 13 इंटू 10 टू द पावर 23, तो आंसर आ जाएगा 78.286 इंटू 10 टू द पावर 23। साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे 7.8286 इंटू 10 टू द पावर 24। इतने नंबर ऑफ हीलियम एटम प्रेजेंट होंगे 52 ग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, a welding fuel gas contain
कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। हमारे पास एक कोई गैस है और उस गैस में क्या प्रेजेंट है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन, ये दो एलिमेंट उस गैस में प्रेजेंट है, लेकिन हमें बताया नहीं कि वो गैस कौन सी है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि इसमें कार्बन X प्रेजेंट है और हाइड्रोजन Y प्रेजेंट है, ऐसा सपोज कर लेते हैं। बर्निंग अ स्मॉल सैंपल ऑफ इट इन ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इस सैंपल को बर्न किया जा रहा है। तो क्या बन रहा है, वो बोल रहा है कि CO2 बन रहा है और क्या बन रहा है, H2O, और इसके अलावा और कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। A volume of 10 liter of this welding gas is found to be weight 11.6 ग्राम and STP पर बता रहा है कि उसका उस गैस का 10 लीटर का वेट कितना है, 11.6 ग्राम है STP पर। कैलकुलेट, हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला बताना है, मोलर मास बताना है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है, ठीक है। तो ये इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि कार्बन कितने हैं, X, तो यहाँ पर भी कार्बन कितने होंगे, X, क्योंकि मास तो क्या रहता है, हमेशा कंजर्व रहता है। तो CX है तो यहाँ पर क्या बनेंगे, CX। यहाँ पर H कितने हैं, Y, तो यहाँ पर Y/2 ले लेते हैं, तो H भी कितने हो जाएंगे, Y हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमें CO2 का मास कितना बताया हुआ है, 3.38 ग्राम और हाइड्रोजन बोला है 0.690 ग्राम। तो देखिए CO2 जो होती है 1 मोल CO2, इसका मतलब क्या होता है, 1 मोल CO2 का मतलब क्या होता है कि 1 मोल CO2 मतलब 44 ग्राम। एक मोल का आप यदि देखेंगे मास तो कितना होता है, 44 ग्राम। तो 44 ग्राम CO2 कंटेन कितने ग्राम कार्बन कंटेन है, एक मोल CO2 में कार्बन कितना है, 1 कार्बन है, 1 मोल कार्बन। देखिए 1 मोल CO2 कंटेन 1 मोल कार्बन, इसका मतलब क्या है, 1 मोल को मैंने ले लिया 44 ग्राम CO2 कंटेन 1 मोल कार्बन, मतलब 1 मोल कार्बन 12 ग्राम होता है। तो हमें ये बताना है कि जितना मास दिया 3.38 ग्राम CO2 कितना कंटेन करेगा। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 3.38 डिवाइडेड बाय 44, तो यहाँ से किसके ग्राम आ जाएंगे, यहाँ से कार्बन निकल आएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या दिया होगा, CO2 का मास दिया होगा। इस CO2 के मास में से हमने किसका मास निकाल लिया, हमने कार्बन का निकाल लिया। कि इस मास, देखिए 44 ग्राम के अकॉर्डिंग 12 ग्राम उसमें कार्बन प्रेजेंट होती है, तो 3.38 ग्राम CO2 में कार्बन कितना प्रेजेंट है वो हमने कैलकुलेट कर। तो कैलकुलेशन पर आंसर होगा 0.92 ग्राम। ये किसका मास आया, मास ऑफ कार्बन इन CHHY कंपाउंड, इसमें कार्बन का मास कितना है, ठीक है। अब देखिए, अब हम किसका निकाल सकते हैं, हम हाइड्रोजन का निकाल सकते हैं। 1 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल H2O कंटेन, कितना हाइड्रोजन कंटेन कर रहा है, 1 मोल H2O को, 2 मोल हाइड्रोजन, 2 H है ना, तो 2 मोल हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमसे कितने 1 मोल, इसका मतलब कितना है, 80 ग्राम H2O कंटेन, यदि इसको ग्राम के फॉर्म में लिखे तो कितने ग्राम कंटेन कर रहा है वो, 2 ग्राम हाइड्रोजन। तो यहाँ पर इसका वेट कितना दिया हुआ है, 0.690 ग्राम H2O कंटेन, 2 into 0.690 डिवाइडेड बाय 18, ये हम कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर होगा 0.077 ग्राम। ये किसका है, ये है मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन इन CHHY कंपाउंड। अब देखिए इन दोनों के हमने मास निकाल लिए हैं, तो क्या हम इन दोनों के मोल निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैं कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स निकालती हूँ, इस तरफ यहाँ लिखती हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन
n of carbon, number of moles of carbon is equals to क्या मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो इसका मास कितना आया यहाँ से 0.92 ग्राम। मोलर मास कार्बन का कितना होता है 12। इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.077 ग्राम। यहाँ पर ये नंबर ऑफ मोल्स ही किसके हैं कार्बन के, ठीक है। अभी हम हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मास हमें कितना दिया हुआ है 0.077। इसका मोलर मास कितना होता है 1। तो मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने आ गए 0.077 ये आ गए। अब देखिए इसका और इसका यदि आप मोलर रेशियो देखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स है ना, तो मोलर रेशियो यदि देखेंगे तो मोलर रेशियो कितना जाएगा। मैं इस क्वेश्चन को ऊपर से क्लीन कर रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ लिखना है। मोलर रेशियो और नंबर ऑफ एटम्स रेशियो, या इसी को आप क्या बोल सकते हैं मोलर रेशियो। मोलर रेशियो, तो इस मोलर रेशियो का ही मतलब होता है क्या, इसका पहले तो हम इसका मोलर रेशियो निकालते हैं। मोलर रेशियो इसका कितना है 0.077 मतलब 1:1 है। कितना है इसका मोलर रेशियो 1:1। किस किस का कार्बन एंड हाइड्रोजन का। तो इंपेरिकल फॉर्मूला जब हम बनाएंगे तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है सिंपल होल नंबर रेशियो होता है। सिंपल होल नंबर रेशियो हमारा क्या आ जाएगा कार्बन भी 1 होगा और हाइड्रोजन भी क्या होगा 1। यहाँ से हमारा क्या कैलकुलेट हो गया इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट हो गया। अब देखिए इसके बाद सेकंड कंडीशन हमें क्या बोला हुआ है कि मोलर मास ऑफ द गैस हमें निकालना है। क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ था अ वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर ऑफ दिस गाइडिंग गैस इज फाउंड टू बी वेट 11.6 ग्राम। इसका मतलब ये है कि 10 लीटर जो गैस है एट STP इसका वेट कितना है, इसका वेट है 11.6। तो यदि हम 22.4 लीटर के लिए निकालें, ये हमने 22.4 लीटर के लिए क्यों निकाला, इसलिए निकाला क्योंकि 22.4 लीटर गैस किसके लिए होती है जो हमारा 1 मोल होता है। 1 मोल गैस ऑक्यूपाइड 22.4 लीटर गैस, मतलब कि एक मोल गैस का एक मोल कितना वॉल्यूम लेता है। इसीलिए मतलब यहाँ पर हमने 22.4 लीटर के लिए निकाल रहे हैं, मतलब किसके लिए निकाल रहे हैं 1 मोल के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 22.4 लीटर गैस एट STP पर उसका कितना वेट होगा एक मोल के लिए। यदि 10 लीटर के लिए वेट कितना है तो एक मोल के लिए वेट कितना हो जाएगा 11.6 into 12.4 divided by 10 लीटर। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा 26 ग्राम पर मोल। ये क्या कैलकुलेट हुआ देखिए ग्राम पर मोल कैलकुलेट हुआ। इस ग्राम पर मोल का कैलकुलेट होने का मतलब क्या हमने पहले ही बताया था कि इसको हमने किसके लिए निकाला है 1 मोल के लिए निकाला है। तो जब 1 मोल के लिए यदि आप मास को कैलकुलेट करते हैं तो उसको आप क्या बोलते हैं उसका मोलर मास। तो ये क्या हो गया आपका मोलर मास ऑफ द गैस, ठीक है। मोलर मास ऑफ द गैस 1 मोल के लिए कितना होगा इसका वेट यही होगा 26 ग्राम पर मोल। अब हमसे नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू होता है n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो देखिए हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला तो है CH, लेकिन हमारे पास n की वैल्यू नहीं। तो n की वैल्यू कैसे निकलती है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल वेट। एम्पेरिकल वेट इससे निकल जाती है। तो मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास कितना है मॉलिक्यूलर वेट अभी हमने निकाला कितना है 26 है और इंपेरिकल वेट हम निकाल लेंगे। ये जो इंपेरिकल फॉर्मूला है इसका इंपेरिकल वेट निकालेंगे
तो कार्बन का कितना हो जाएगा 12 प्लस 1 हाइड्रोजन, तो कितना हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 13। तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 2। अब इस n की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर देती हूँ 2। तो हमारा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा, इसको क्लीन कर लेंगे। तो हमारा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो बन जाएगा C2H2। ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 है कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद एक्वस HCl to give calcium chloride, CO2 and H2 according to the following reaction. So what mass of CaCO3 is required to react completely with 25 ml of 0.75 molar M means molar HCl. तो अभी तक हमने जितने क्वेश्चन देखे उस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ रहता है, वो पूछता है कि इतने मास HCl है, HCl का मास इतना है या HCl का अमाउंट इतना है, तो उस अमाउंट के साथ CaCO3 का कितना अमाउंट रिक्वायर्ड होगा। लेकिन यहाँ पर हमें मास नहीं दिया, यहाँ पर हमें क्या बता दिया है, वॉल्यूम और मोलरिटी बताई है। तो ये वॉल्यूम और मोलरिटी क्यों बताई है, क्योंकि मोलरिटी का जो फॉर्मूला होता है उससे आप मास को निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इससे हमको क्या कैलकुलेट करना है, मास। फिर वो जो HCl का मास निकलेगा, उस HCl के मास के अकॉर्डिंग फिर हम देखेंगे कि CaCO3 का कितना मास रिक्वायर्ड है। तो देखिए CaCO3 यहाँ पर कितना दिया हुआ है 1 मोल। बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग पहले तो हमें एनालिसिस कर लेना चाहिए। तो CaCO3 कितना है 1 मोल, HCl कितना है 2 मोल। तो यदि इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप देखते हैं तो मोल को यदि मास में कन्वर्ट करते हैं तो 1 मोल CaCO3 का जो मास होता है वो 100 ग्राम होता है। और यदि आप एक HCl का मास देखेंगे तो 36.5 होता है, तो इसमें इसके 2 मोल है, तो ये हो जाएगा 73 ग्राम। देखिए इसका मतलब क्या है कि 1 मोल CaCO3 2 मोल HCl के साथ रिएक्ट होता है। या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जो 100 ग्राम CaCO3 है वो 73 ग्राम HCl के साथ रिएक्ट होता है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि इस कंसंट्रेशन के मतलब इससे जो ग्राम निकलेंगे उस HCl के साथ CaCO3 कितना रिएक्ट होगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से मास निकालते हैं। मोलरिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मतलब हमारे पास क्या है यहाँ पर HCl डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए देखिए यहाँ पर मोलरिटी तो कितनी दी हुई है 0.75 m, मैंने इस वैल्यू को पुट किया 0.75 m। अब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या हो जाएगा, मास ऑफ HCl डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ HCl इनटू वॉल्यूम इन लीटर। तो वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 25 ml, इसको हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। मोलर मास HCl का, देखिए मास ऑफ HCl तो मैं निकालना है, मोलर मास HCl का कितना होता है 36.5। इससे इसको हम कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 40, कैलकुलेट कर लेंगे 0.75 इंटू 36.5 डिवाइडेड बाय 40। तो ये क्या निकल आएगा हमारा मास ऑफ HCl। कैलकुलेट करने पर आंसर आएगा 0.68 ग्राम। ये क्या होगा, मास ऑफ HCl। आगे अब देखिए हमें यह इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें पता है कि 73 ग्राम HCl रिएक्ट विथ 100 ग्राम CaCO3। तो अभी इस कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग कितने ग्राम है 0.68 ग्राम HCl को कितना CaCO3 रिक्वायर्ड होगा 0.68 डिवाइडेड बाय 73। तो ये कैलकुलेट होकर आ जाएगा 0.93 ग्राम। तो ये किसका अमाउंट है, मास ऑफ CaCO3 कितना रिक्वायर्ड होगा 0.93
ग्राम। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.36 ये भी इस पर बेस्ड क्वेश्चन है, मोल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला है कि क्लोरीन जो प्रिपेयर की जा रही है लेबोरेटरी में वो मैग्नीज ऑक्साइड को HCl से रिएक्ट करके प्रिपेयर की जा रही है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl रिएक्ट विद 5 ग्राम ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो वो बोल रहा है कि यदि आपने लेबोरेटरी में मैग्नीज ऑक्साइड को 5 ग्राम ले लिया, ठीक है, तो उस मैग्नीज ऑक्साइड के 5 ग्राम के साथ कितनी HCl रिएक्ट होगी। वैसे इस क्वेश्चन में ये भी दे देना था कि कितनी ग्राम Cl2 प्रोड्यूस होगी, तो क्वेश्चन और अच्छा होगा। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मोल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए इस बैलेंस इक्वेशन से हमको क्या समझ में आ रहा है कि इसका 4 मोल जो है वो इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस 4 मोल का मतलब क्या है? 4 मोल का मतलब क्या है कि इसको हम ग्राम में कन्वर्ट करके देखें तो ये ग्राम में कन्वर्ट करने पर HCl का मोलर मास कितना होता है, N इंटू मोलर मास, तो ये इसका मास आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स इसके कितने हैं 4, मोलर मास इसका कितना 36.4, तो कैलकुलेट होकर ये आएगा 146 ग्राम। मैग्नीज ऑक्साइड के 1 मोल का यदि आप मास देखें तो कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स तो इसके 1 ही है, इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, मैग्नीज का होता है 55 और ऑक्सीजन का होगा 32, तो इसको कैलकुलेट करने पर आ जाएगा 87 ग्राम, 87 ग्राम। तो मोल में देखें तो इसका 4 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट हो रहा है और ग्राम में देखेंगे तो 146 ग्राम इसके 87 ग्राम के साथ रिएक्ट होता है। हमें क्वांटिटी किसकी दी हुई है, मैग्नीज डाइऑक्साइड की क्वांटिटी। तो देखिए 87 ग्राम जो हमारा मैग्नीज ऑक्साइड है, इट रिक्वायर्स or react with 146 ग्राम of HCl। तो हमसे पूछ रहा है कि 5 ग्राम जो MnO2 है ये कितने HCl के साथ रिएक्ट करेगा, 146 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 87 ग्राम। कैलकुलेशन पर आंसर आएगा 8.39 ग्राम। तो 5 ग्राम MnO2 के लिए 5 ग्राम MnO2 के लिए HCl कितनी रिक्वायर्ड होगी, 8.39 ग्राम HCl रिक्वायर्ड होगी। तो यहाँ पर हमारा सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का जो एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 देखेंगे।